नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है भारत का संविधान। ठीक है, अब भारत के संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पिछले भाग में प्रीएम्बल कर दिया है। भारत की जो उद्देशिका दी गई है ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। उससे पिछले वीडियोज में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये दोनों कवर किए हैं। आप लोग जाकर के हमारी प्लेलिस्ट देखिए चैनल पर, सब्सक्राइब करने के बाद उसमें आपको भारत के संविधान की प्लेलिस्ट में सारी ये वीडियो मिलेंगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये हमारे संविधान का पहला भाग है। यहाँ से हमारे संविधान की शुरुआत होती है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हम पढ़ेंगे। क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसके, क्या आर्टिकल कहता है, उसके क्या मीनिंग है। ठीक है, और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है तो उसने क्या डिसीजन दिया है, क्या हम उसको इंटरप्रेट करेंगे उसके डिसीजन को, और साथ में इस सेंटेंस का भी मीनिंग समझेंगे। वाई इंडिया इज कॉल्ड एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। चलिए शुरू करें। तो पहला आर्टिकल हमारा, यहाँ जो आपको ब्लैक बॉडी में दिख रहा है ये आर्टिकल है। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये आर्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल क्या मेंशन करता है, पहले आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसमें जो शब्द हैं उनके बारे में। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। हमारा आर्टिकल हमारी यूनियन का नाम और उसके क्षेत्र को डिफाइन करता है। ठीक है, उसकी टेरिटरी को डिफाइन करता है। अच्छा, इसके बाद पहला जो इसका अनुच्छेद का भाग है वो ये बताता है इंडिया दैट इज भारत। दो चीजें होंगी, एक तो नाम, यहां नाम क्लियर हुआ, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि यहां पर दोनों नाम लिए गए हैं। देखिए हमारे संविधान में, संविधान सभा में इस बात पर बहुत बहस हुई थी कि हमें अपने देश का नाम इंडिया रखना है या इसे भारत कहना है। ठीक है, इस चीज पर बहुत बहस हुई थी। कई लोग एडवोकेट कर रहे थे कि इंडिया मॉडर्न नेम है और जो भी दुनिया है उस समय तक भारत को इंडिया के नाम से जानती है, लेकिन कई लोग एडवोकेट कर रहे थे कि भारत हमारा ट्रेडिशनल नाम है। तो इस पर काफ़ी बहस होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम लिखते हैं इस सेंटेंस के रूप में, इंडिया दैट इज भारत। इसमें दोनों नाम आ गए। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहां पर एक और टर्म आ गया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, इसके पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये टर्म दिया था कि हम अपने देश को फेडरेशन ना कह करके, जैसे यूनाइटेड स्टेट क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कह रहे हैं। इसके पीछे जो तर्क दिए थे अंबेडकर जी ने संविधान सभा में वो थे कि हम अपना जो देश है ये कोई राज्यों के बीच, स्टेट्स के बीच समझौते से नहीं बना है। स्टेट्स के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है कि स्टेट्स जो हैं किन किन कंडीशंस पर एक यूनियन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो सेंटर को, यूनियन को पावर स्टेट से नहीं मिल रहा है, यूनियन से स्टेट्स को पावर मिल रहा है। समझ रहे हैं ना आप। अगर स्टेट्स बैठ करके, अगर ये सिनेरियो आप सोचो, अगर काश के ऐसा होता ब्रिटिशर्स इंडिया पर कब्जा ना किए होते, है ना, ब्रिटिशर्स इंडिया पर राज ना कर रहे होते तो क्या होता, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होती, उनके राजा होते, और धीरे धीरे क्या है वो सब एक होना चाहते ताकि एक होकर के हम एक पूरा देश बना लें। तो क्या करते, सारे स्टेट्स मिलकर के बैठते और एक समझौता करते, सब स्टेट्स मिलके एक समझौते के तहत सारे स्टेट एक देश के नीचे आ जाते और उन्हें ये कहते कि इस देश के पास ये अधिकार हैं। तो वो अधिकार देश के पास कहाँ से आए, राज्यों से आए। जैसे कनाडा है, कनाडा कैसे बना है, कनाडा बना है स्टेट्स से। ठीक है, वहां की स्टेट्स ने मिलकर के यूनियन बनाया तो वो फेडरेशन हो गया। तो हमें यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि यूनियन से स्टेट्स को पावर है। समझ रहे ना आप ये बात, इसलिए यूनियन कहा गया। ठीक है, चलिए इसके बाद ये है फेडरेशन जो है वो इसलिए भी है, यूनियन इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये इंडिस्ट्रक्टिबल है। हमारे संविधान में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि यूनियन को किसी तरह से बदला जा सकता है। ठीक है, स्टेट, कोई स्टेट जो है वो किसी तरह से भी यूनियन को छोड़ करके अलग हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो इसलिए कहा गया है ये इंडिस्ट्रक्टिबल
यूनियन है। ठीक है, ये चीज कहा गई है। चलिए अब आर्टिकल 1, इसके बाद हमने अब तक बात कर ली यूनियन क्यों कहा गया। ठीक है, कोई भी स्टेट, जब कई स्टेट मिलकर के समझौता करके बनाएंगे तो हो सकता है कभी किसी स्टेट को लगे कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, मैं आजाद होकर के रह सकता हूं, तो स्टेट अलग हो जाएगा, लेकिन तब जब स्टेट से पावर मिली हो यूनियन को। लेकिन ऐसा तो है नहीं, असल में यूनियन से स्टेट को पावर मिली है, कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकता हमारे यूनियन से, इसलिए इसको फेडरेशन ना कह करके यूनियन कहा गया। ठीक है, बात क्लियर होगी। इसके बाद है द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि जो स्टेट्स हैं और जो टेरिटरीज हैं स्टेट्स की, वो उस तरह होंगी जैसा फर्स्ट शेड्यूल में कहा जाएगा, पहली अनुसूची में जो लिखे हुए हैं वो स्टेट्स होंगे। ठीक है, हमारे सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम पहले शेड्यूल में है। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में है। चलिए इसके बाद बात करते हैं टेरिटरीज क्या होंगी, क्षेत्र क्या होंगे भारत के, ये भी हमारे पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? टेरिटरीज ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, कहां तक भारत का कानून लगेगा, कौन कौन से क्षेत्र भारत में आएंगे। पहला ए, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, जितने भी राज्य हैं उनके जो क्षेत्र हैं वो सब भारत के क्षेत्र होंगे। दूसरा द यूनियन टेरिटरीज, हमने कहा ना स्टेट्स दो भागों में विभाजित हैं, हमारे देश में स्टेट्स दो भागों में विभाजित हैं, एक स्टेट्स और दूसरा यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स में जितने भी कंकरेंट और स्टेट लिस्ट के, आगे जाकर के पढ़ेंगे क्या है कंकरेंट और स्टेट लिस्ट, इनके मैटर्स को कौन रेगुलेट करता है, वहां की विधानसभाएं कानून बनाती हैं इन पर। ठीक है, और टैक्स लगाने का भी अधिकार है उनको। तो ये सारी चीजें जो हैं वो स्टेट्स के अंडर आती हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज में सारा वहां की गवर्नमेंट कौन चलाता है, वहां की गवर्नमेंट सिर्फ दो यूनियन टेरिटरीज को छोड़ करके, पुदुचेरी और दिल्ली, वहां पर उनकी विधानसभाएं हैं। बाकी जो 7 बची, 9 यूनियन टेरिटरीज है ना, तो 9 यूनियन टेरिटरीज में जो है वो डायरेक्ट कहां से चलता है, सरकार यूनियन से चलता है, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही वहां के कानून बनाती है। ठीक है, तो ये टेरिटरीज जो हैं वो दो तरह की होगी, एक टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स और दूसरा टेरिटरीज ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज इनकी जैसा फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है। इसके बाद सच अदर टेरिटरीज एज में एक्वायर्ड, ऐसी टेरिटरीज जो बाद में एक्वायर की गई हों, और वो टेरिटरीज भी जो यूनियन की हों। अब आप कहोगे कि सर स्टेट्स की जगह सारी जितना भी क्षेत्रफल है वो हो गया, इसके बाद यूनियन टेरिटरीज का क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद जो एक्वायर किया है अगर कहीं से संधि से या समझौते से या किसी भी तरह किसी दूसरे देश से एक्वायर किया है वो हो गया। अब यूनियन का क्षेत्र कहाँ से आया? अब देखो आप, जितनी भी हमारी समुद्री सीमा है, भारत इस तरह के शेप में है ना, हमारा जो देश है वो ऐसे है, ठीक है ना, जितनी भी हमारी समुद्री सीमा लगती है इससे 20 नॉटिकल माइल्स तक, कहाँ तक, 20 नॉटिकल माइल्स तक हमारी सीमा से हमारा बिल्कुल एक्सक्लूसिव क्षेत्र होता है, और उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इकोनॉमिक जो है वो जोन होता है। इकोनॉमिक जोन में क्या है, हम टैक्स ले सकते हैं, जो भी शिप्स आती हैं वहाँ पर हार्बर बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्षेत्र है ये किसी स्टेट के पास तो नहीं है ना, ये क्षेत्र किसका है, ये यूनियन का स्टेट है, यूनियन का क्षेत्र है। तो इस तरह से वो क्षेत्रफल भी जो यूनियन के हैं वो भी हमारे ही देश में आएंगे। तो ये हो गया पहले आर्टिकल का सार। ठीक है, समझ गए आप लोग, ये सब पहले आर्टिकल का सार हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे आर्टिकल के बारे में। ठीक है, पहले आर्टिकल में क्या क्या है, नेम है इंडिया दैट इज भारत, मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ था कि हम अपने देश का नाम इंडिया रखेंगे या भारत रखेंगे, लेकिन बाद में फैसला हुआ कि दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए क्योंकि बहुत मतभेद था, तो नाम रखा गया इंडिया दैट इज भारत। उसके बाद शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट्स का एक यूनियन होगा। यूनियन क्यों होगा, फेडरेशन क्यों नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टेरिटरीज कौन कौन सी होंगी, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ द यूनियन और टेरिटरीज। ठीक है, इनकी जितनी भी क्षेत्रफल है वो सारा, और अदर टेरिटरीज एज में भी एक्वायर्ड, कोई एक्वायर करेगा जब हमारा देश, वो टेरिटरीज होंगी। ठीक है, और साथ के साथ यूनियन की जो टेरिटरीज हैं, बाकी की जो टेरिटरीज बची जो हमारे ज्यूरिडिक्शन में आती हैं, वो सारी टेरिटरीज भी जो है वो इंडिया की, इंडिया दैट इज भारत की होंगी। ठीक है,
तो ये सब हम समझ गए। तो पहला आर्टिकल सिर्फ नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में है। चलिए अब आर्टिकल दूसरे की बात करते हैं। आर्टिकल दूसरा जो है वो हमारे संविधान को पावर देता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है ना। अब ये समझने की बात है यहाँ एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स कहाँ से आया। अभी आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कई सारे क्षेत्रफल हमारे देश ने जोड़े हैं, बहुत सारे क्षेत्रफल हमारे देश ने जोड़े हैं। जैसे सिक्किम रिसेंट एग्जाम्पल है ना, और गोवा पुर्तगालियों से लिया था, है ना। इसी तरह दमन एंड दीव ये भी लिया था। तो इस तरह से कई सारे क्षेत्रफल बाद में लिए थे। तो उन सारे क्षेत्रफलों को हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 2। ठीक है, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 ऐसे क्षेत्रफलों को हमारे देश में जोड़ने का अधिकार हमारे पार्लियामेंट को देता है जो एक्वायर किए गए हैं, जो नए स्टेट आए हैं। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कंफ्यूज मत होना, क्लियर कर दो। आर्टिकल 2 में वो क्षेत्रफल आएंगे जो हमारे देश ने किसी फॉरेन कंट्री से एक्वायर किए हैं या किसी भूमि को एक्वायर किया है अपने देश में, है ना। फॉर एग्जाम्पल गोवा को पुर्तगालियों से लिया था, सिक्किम को एक्वायर किया था। ठीक है, तो इस तरह से और बाकी के भी कई सारे क्षेत्रफल थे, दमन एंड दीव है, और भी कई सारे क्षेत्रफल थे, कुछ लोग इटली ने भी दिए थे। तो इस तरह से वो सारे क्षेत्रफल हमारे देश में जोड़ने के लिए आर्टिकल 2 है। ठीक है, समझ गए। आर्टिकल 2 के अधिकारों का प्रयोग करके हमारा पार्लियामेंट जो है बाहर से आए हुए क्षेत्रफलों को जोड़ सकता है, समझ गए। इसके बाद इसमें यह भी लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कंडीशंस टी एंड सी को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस उस समय होंगी जब कोई स्टेट हमारे देश में जुड़ रहा है, तो उस समय के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उनके बेसिस पर आर्टिकल 2 का प्रयोग करते हुए हमारा देश किसी भी नए क्षेत्रफल को उसको या तो एक अलग राज्य का दर्जा दे दे, या यूनियन टेरिटरी बना ले, या किसी दूसरे राज्य का हिस्सा बना दे। ये हमारे पूरा आर्टिकल 2 ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया है। आर्टिकल 2 के आधार पर, भाग 1 के आर्टिकल 2 के आधार पर ये सब कर सकता है। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं आर्टिकल 3 पर। आर्टिकल 3 क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 3 आपका यहाँ लिखा हुआ है। आर्टिकल 3 जो है ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया ऑफ बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। अब आप कहोगे अभी आर्टिकल 2 आपने पढ़ाया, उसमें भी लिखा था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, उसमें भी तो लिखा था ये वर्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, वहां भी लिखा था और यहां भी लिखा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो क्या मतलब है इनका, वहां पर जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट था वो था जब हमने कोई भूमि एक्वायर की है। ठीक है, अब तक हमारे देश का हिस्सा नहीं थी। जो पहले शेड्यूल में, पहले अनुच्छेद में जो चीजें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी टेरिटरीज भारत की होंगी, उसके अलावा कोई टेरिटरी अगर जुड़ी है हमारे देश के क्षेत्रफल में तो उसको आर्टिकल 2 के हिसाब से नई स्टेट डिक्लेयर किया जा सकता है। लेकिन जो हमारे देश में पहले से राज्य हैं उन राज्यों की बाउंड्रीज को ऑल्टर करना, ठीक है, या उन राज्यों को तोड़ करके नए राज्य बना देना, या किसी एक राज्य का कोई हिस्सा किसी दूसरे राज्य में जोड़ देना, ये सारे अधिकार हमारी पार्लियामेंट को आर्टिकल 3 देता है। कौन सा आर्टिकल देता है? 3। ठीक है, अभी हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला ए पॉइंट पढ़ो, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट। कैसे नई स्टेट कैसे बनेगी? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या तो किसी स्टेट से सेपरेट करके कोई टेरिटरी, या यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, या 2 या उससे ज्यादा स्टेट्स को यूनाइट करने के बाद। ठीक है, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या तो किसी स्टेट के एक हिस्से में किसी दूसरी टेरिटरी को जोड़ करके नया स्टेट बना दे। तो यह नया स्टेट बनाने, तो ये सारे काम कब हो रहे हैं?
केवल उन क्षेत्रों पर हो रहे हैं जिन पर भारत का अब तक अधिकार है, कोई नया क्षेत्र नहीं जुड़ रहा है। यानी कि अगर हमारे पास जितनी स्टेट्स हैं उनको सेपरेट करके, सेपरेशन से, ठीक है, या किन्हीं 2 और उससे ज़्यादा स्टेट्स को जोड़ करके नई स्टेट बनानी हो, ठीक है, या किसी एक स्टेट के एक हिस्से को निकाल करके किसी दूसरी टेरिटरी में जोड़ के एक नया स्टेट बनाना हो, तब आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। इसके बाद बी पॉइंट क्या कहता है इस आर्टिकल का? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो, किसी एक स्टेट का एरिया बढ़ाना होगा, तब भी आर्टिकल 3। ये स्टेट ऐसा नहीं है कि फॉरेन बाउंड्री में चली जाए, ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की जो नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है आप कहें कि आर्टिकल 3 ये पावर देता है कि यूपी का बाउंड्री एक्सटेंड करके नेपाल में ले जाए। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात नहीं हो रही, लेकिन बात यहां हो रही है कि यूपी का बॉर्डर एक्सटेंड करके एमपी में ले जा सकते हैं। समझ गए आप ये बात? मध्य प्रदेश हमारी इंडिया का ही है, नेपाल तो फॉरेन कंट्री हो गया ना, उसकी लैंड को आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हम। आर्टिकल 2 में अगर नेपाल हमें गिफ्ट देता है अपनी लैंड, या किसी और वजह से भी नेपाल की या किसी और कंट्री की कोई लैंड आती है हमारे पास, तो तब आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। लेकिन आर्टिकल 3 के हिसाब से अगर यूपी और एमपी का बॉर्डर डिसाइड होना है, यूपी का कहीं पर बढ़ रहा है या एमपी का कम हो रहा है, तो आर्टिकल 2 का भी इस्तेमाल होगा, तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब यूपी मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ये मत समझ लेना कि कल को सर न्यूज आ रही है कि यूपी का एरिया बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, इट इज जस्ट एन एग्जांपल। इसके बाद है डायमेंश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, या तो किसी स्टेट का एरिया कम करना हो, तब भी आर्टिकल 3 का इस्तेमाल होगा। ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट की बाउंड्री को छोटा या बड़ा करना हो, है ना, तब भी आर्टिकल 3 का नाम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ई वाला, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का नाम का अल्टरेशन करना हो, जैसे बॉम्बे से महाराष्ट्र कर दिया गया है ना, और अभी उत्तराखंड कर दिया गया, उत्तरांचल था पहले इसका नाम, इसी तरह पुडुचेरी कर दिया गया, पौंडीचेरी का नाम। तो कई सारे नाम इस तरह से स्टेट्स के चेंज हुए हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 3। ठीक है, समझ गए बात? अब आर्टिकल 3 में यह भी प्रावधान दिया गया है कि कैसे करना है, प्रोसीजर भी एक्सप्लेन्ड है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने बोल दिया कि भैया ये स्टेट जो है आपसे 10 किलोमीटर छोटी हो गई, है ना। एक ऐड आता था ना कि मास्टर जी पतलून 2 इंच छोटी कर दो, निकर बन जाता वो, तो ऐसा नहीं। तो इसके लिए एक पूरा प्रोसीजर है ना, ऐसे थोड़े ना मास्टर जी कर देंगे। तो आजकल जो मास्टर जी हैं वो ऐसे ही कर देते हैं। चलिए छोड़िए, बात करते हैं काम की। अच्छा, अब इसमें जो है लैंग्वेज, इसके हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये लैंग्वेज क्या कहती है कि प्रेसिडेंट को पहले प्री अप्रूवल प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा। यानी कि किसी भी राज्य की या तो क्षेत्रफल को बढ़ाना हो, नए राज्य का गठन हो, क्षेत्रफल को कम करना हो, बाउंड्री डिसाइड करनी हो, या उसका नाम बदलना हो, तो सबसे पहले पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट से प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट से बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले अप्रूव करना होगा, पहले अप्रूवल लेना होगा। अब जब प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल लेने के लिए जाएगा कोई भी बिल, तो इंट्रोड्यूस होने से पहले, वैसे तो हर एक बिल कानून बनने से पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, लेकिन वो कब जाता है? जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करते हैं, तब वो कानून बनता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है आम कानून के लिए। लेकिन अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना है, नई स्टेट बनानी है, या पुरानी स्टेट को इंक्लूड करना है किसी दूसरी स्टेट में, या जो भी लिखा है आर्टिकल 3 में अभी इतनी देर से जो बताई है राम कथा, ये सारी करने के लिए प्रेसिडेंट से बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कहता है जब प्रेसिडेंट के पास प्री अप्रूवल के लिए जाती है कोई भी चीज, तो प्री अप्रूवल लेने के लिए जब कोई बिल जाएगा, तो कंसर्न्ड स्टेट जो होंगी, ठीक है, अब वो एक स्टेट भी हो सकती है, 2 स्टेट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूपी को बांटना था और यूपी को काट करके उत्तरांचल बना था, उस समय तो उत्तरांचल कहा गया ना, आजकल हम नाम बदल गया, उत्तराखंड बोलेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड बनाना था, तो एक ही स्टेट का मसला था। तब जब उत्तराखंड बनाना था, एग्जाम्पल समझिए आप, तो सबसे पहले नियम यह है
बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट उस बिल को कंसर्न्ड स्टेट की असेंबली में भेजेंगे, यानी कि अगर यूपी से उत्तराखंड अलग करना है तो उस बिल को कहां भेजा जाएगा? यूपी की असेंबली, यूपी की विधानसभा में भेजा जाएगा। अब यूपी की विधानसभा उस रेजोल्यूशन पर, उस बिल पर अपनी राय रखेगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा, वो प्रेसिडेंट द्वारा निर्धारित होगा कि इतने समय में आपको बताना है इस पर अपने विचार। अच्छा, अब मान लेते हैं यूपी ने अपने विचार नहीं, अगर दो स्टेट्स होंगी, है ना, दो स्टेट्स होंगी, तो जैसे जब झारखंड बना या छत्तीसगढ़ बना तो एमपी और बिहार, है ना, तो दोनों स्टेट्स की असेंबली के पास जाएगा। निश्चित समय दिया जाएगा उन्हें कि इतने समय में आपको इस पर विचार रख करके प्रेसिडेंट को लौटाना है प्रस्ताव। अब मान लेते हैं यूपी का एग्जांपल लेते हैं। अगर यूपी को कहा गया कि आप 15 दिन में बता दीजिए भाई, अपनी असेंबली में डिस्कस करने के बाद, कि आप इस बिल में क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, क्या आपकी राय है, चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये 15 दिन में बता दो। 15 दिन का पीरियड बीत गया, यूपी ने नहीं बताया, वहां की विधानसभा ने नहीं बिल को आगे भेजा, तब भी प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यानी कि ये केवल एक नाम मात्र के लिए, आप ये कह सकते हैं कि सुझाव लेने के लिए भेजा गया है। अगर वहां की पार्लियामेंट समय रहते डिसाइड नहीं कर पाती है, या मान लेते हैं 12वें दिन पर ही उन्होंने अपनी राय रख दी बिल पर और उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेज दिया कि हमारे ये सुझाव हैं, ये ऐसा होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने, ये प्रेसिडेंट पर बाध्यकारी नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखिए, बड़े आराम से समझिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कई बार क्वेश्चंस इसी से आ जाते हैं, मल्टीपल चॉइस, है ना। समझिए, प्रेसिडेंट से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट को अगर किसी स्टेट की बाउंड्री में ऑल्टरेशन करना है, नई स्टेट बनानी है या जैसे भी, है ना। आर्टिकल 3 का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए प्रेसिडेंट से प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये समझो, है ना। अब जब प्री अप्रूवल लेना पड़ेगा तो प्रेसिडेंट कंसर्न्ड स्टेट के पास वो बिल भेजेंगे कि आपकी स्टेट के साथ ये किया जाने वाला है, आप 10 दिन में अपने सुझाव या जो भी बात है वो आप बता दीजिए। अब अगर 10 दिन में वो बता देते हैं कि हमारे ये सुझाव हैं, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट पर उस असेंबली के सुझाव बाध्यकारी नहीं है। प्रेसिडेंट की मर्जी है, माने प्रेसिडेंट, यानी कि वो कैबिनेट के ऊपर चलता है ना, तो कैबिनेट की मर्जी है उस बिल को उनके सुझावों के साथ पारित करें जो स्टेट ने भेजे हैं, या उनके बिना पारित करें। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, समझ रहे हैं आप ये बात? स्टेट कहीं पर भी कोई रोल नहीं है, केवल सुझाव देने के अलावा राज्य ये निर्धारित कर ही नहीं सकते कि उनकी बाउंड्री किस तरह की रहनी चाहिए। अगर सेंटर ने यह निर्धारित कर लिया कि हमें एक राज्य को तोड़ करके दो बनाने हैं, दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाना है, या किसी का एरिया छोटा करना है, किसी का बड़ा करना है, ये बात राज्य निर्धारित नहीं कर सकते। हाँ, उनसे सुझाव लिए जाते हैं, समझ गए आप? तो राज्य के सुझाव बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया यहां तक का काम। इसके बाद क्या है? किसी भी सदन में, अब आप ये और याद रखिएगा कि जब किसी भी नए राज्य का गठन होता है, यानी कि आर्टिकल 3 में ये जितने भी ए, बी, सी और डी, ये जो 4 अधिकार दिए गए हैं, इन चारों अधिकारों, पांचवें का भी, पांचों अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए किसी भी सदन में बिल लाया जा सकता है। समझ रहे ना आप बात? कोई निश्चित नहीं है कि पहले लोकसभा में रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी सदन में बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन पास दोनों सदनों से होना चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो खाली लोकसभा से पास हो गया तो 2 राज्य बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। लोकसभा से पास होने के बाद उसको राज्यसभा से भी पास होना पड़ेगा। समझ गए आप ये बात? दोनों सदनों से पास। अगर राज्यसभा ने पहले पास कर दिया तो बाद में उसको लोकसभा से पास होना पड़ेगा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे, उसके बाद नया राज्य का गठन हो जाएगा, या जो भी कोई उसमें बिल में निर्धारित है आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो नाम बदलना हो, नया राज्य का गठन हो, या 2 राज्य मिला करके एक राज्य का गठन हो, जो भी कुछ हो, वो सारा अप्लाई हो जाएगा दोनों सदनों से पारित होने के बाद। तो इट इज द प्रोसीजर, ये है सारा उसका प्रोसीजर जिससे नया राज्य बनता है। तो आर्टिकल 3 मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। 4 आर्टिकल तो हैं, आप कहोगे वीडियो खत्म होगी सर, आधे घंटे में खत्म होगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले ये डिस्कस कर ले
आर्टिकल 4 बाद में डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल 4 भी इंपॉर्टेंट है, पहले डिस्कस कर लें। एक बार एक प्रश्न खड़ा हो गया। एक एरिया था हमारे पास, कहानी की तरह समझो तो जल्दी समझ में आएगा। एक एरिया था जिसको बेरूबारी यूनियन कहते हैं। इस एरिया को एक समझौता हुआ जब जवाहरलाल नेहरू तब हमारे प्रधानमंत्री थे। 1960 में समझौता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि इस यूनियन को, जो ईस्ट पाकिस्तान, उस समय तो ईस्ट पाकिस्तान था ना, ये तो इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनवाया, उससे पहले क्या था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान को, ये बेरूबारी यूनियन जो है वेस्ट बंगाल में था, इसको ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए, जिससे हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाए। अब सवाल ये खड़ा हुआ, उस समय बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इसका, सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। समझ रहे हैं आप बात? प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान से समझिए। आर्टिकल 3 में मैंने आपको बता दिया कि राज्यों के पुनर्गठन का या उनका नाम बदलने का ये सारे अधिकार आर्टिकल 3 देता है पार्लियामेंट को, ठीक है, हमारी संसद को देता है। लेकिन जब ये इस बेरूबारी यूनियन को ट्रांसफर करने का मुद्दा आया ईस्ट पाकिस्तान को 1960 में, तब ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट इसको ट्रांसफर कर सकती है। तो तब के प्रेसिडेंट ने यह सवाल किनसे पूछा? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट से पूछा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को। ये आप जब प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ेंगे हम लोग, है ना, संविधान में, तब डिस्कस करेंगे। तो प्रेसिडेंट किसी भी मैटर को सुप्रीम कोर्ट को डिलीवर कर सकते हैं कि आप इस पर राय देके बताइए कि क्या ये सही है या गलत, और सुप्रीम कोर्ट उस पर राय देगा। तो प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये दे दिया, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेशन ऑफ इंडिया टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री, यानी कि आर्टिकल 3 ये कवर नहीं करता कि आप भारत देश की कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकें। यह सुप्रीम कोर्ट ने कब क्लियर किया? 1960 में, 1960 में। तो बात क्लियर होगी, आर्टिकल 3 यह अधिकार नहीं देता हमारे पार्लियामेंट को कि वो हमारे देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को ट्रांसफर कर सके। तो यह अधिकार फिर मिलेगा कहां से? यह मिलेगा आर्टिकल 368 से। आर्टिकल 368 क्या है? 368 है, यह सबसे पावरफुल आर्टिकल है। यह है हमारे संविधान को संशोधन करने के लिए। हमारे संविधान को संशोधित करके आप कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि सर संविधान संशोधन और स्टेट्स की बाउंड्री को डिफाइन करने का या उनको मिक्स करने का या नई स्टेट बनाने का प्रोसीजर क्या अलग है? जी बिल्कुल। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के इस्तेमाल के लिए आर्टिकल 368 के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। यह आर्टिकल 4 कहता है, अभी पढ़ेंगे लास्ट में। तो आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है तो क्या होगा? तो यह है कि सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे सामान्य कानून पारित होते हैं वैसे ही जो है वो आप स्टेट्स को बदल सकते हो, स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदल सकते हो, नए स्टेट्स बना सकते हो उसी तरह से। यानी कि सिंपल संविधान संशोधन के लिए क्या है? 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है। लेकिन एक आम कानून पारित कराने के लिए केवल जितने उपस्थित सदस्य हैं उनका सामान्य बहुमत चाहिए। 2/3 के मतलब नहीं है, ठीक है, 2/3 का मतलब यहां पर नहीं है, केवल सामान्य बहुमत से पारित हो जाएगा तो स्टेट बन जाएगी। समझ गए आप? इतना आसान है नए राज्य का गठन। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज, क्या है इंडिया? इंडिया इज इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, इसलिए कहा जाता है, ठीक है। इंडिया को क्या डिस्क्राइब किया जाता है? इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, यानी कि विभाजनकारी राज्यों का अविभाज्य यूनियन है, ठीक है। हमारा यूनियन विभाजित नहीं हो सकता, किसी भी राज्य को भारत देश छोड़ने का अधिकार नहीं है। हमारे संविधान ने यह अधिकार किसी भी राज्य को नहीं दिया कि वो ये कहे कि मुझे भारत देश का हिस्सा नहीं रहना। लेकिन यूनियन को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, उस राज्य का नाम बदल सकता है, उस राज्य को किसी दूसरे राज्य में मिला सकता है, और इसके लिए उसको किसी भी
राज्य से कोई कानून पारित कराने की आवश्यकता नहीं है, केवल पार्लियामेंट में एक सादा बहुमत से कानून पारित कराने की आवश्यकता है। दैट्स इट। ठीक है, समझ गए बात? तो इस सेंटेंस का यहां मीनिंग हो गया। लेकिन यूएसए में ये क्या है? ये है इंडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स। समझ गए? वहां के राज्यों का एक समझौता है जिससे जो वहां की यूनियन है यूएसए, ठीक है, वो स्टेट्स की बाउंड्री को ऑल्टर नहीं कर सकती बिना उसकी मर्जी के। समझ रहे हैं आप ये बात? ऐसा नहीं कर नहीं सकती, लेकिन बिना उसकी मर्जी के आपको राज्यों की सलाह लेनी पड़ेगी। यदि दो राज्य अपने यहां ये पारित कर दें कि हाँ हमें आपस में मर्ज होना है, हमें आपस में मिलना है, तब यूनियन उनको मर्ज कर सकती है। समझे आप? ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है। चलिए, तो सुप्रीम अभी हम बात कर रहे थे बर्बरी केस की। तो बेरूबारी यूनियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 3 कवर नहीं करता। तब 1960 में अमेंडमेंट लाया गया, 7th अमेंडमेंट था शायद, ठीक है, और 368 आर्टिकल के तहत 7वां संविधान संशोधन किया गया। और उस 7वें संविधान संशोधन से क्या किया गया? बेरूबारी को ट्रांसफर कर दिया गया टू द ईस्ट पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम। ठीक है, अभी वो किसके पास है? अभी वो है बांग्लादेश के पास। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बाउंड्री डिस्प्यूट को जो इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में है, कई बार होता है ना कि बाउंड्री का डिस्प्यूट है, तो कुछ 1 किलोमीटर का एरिया हमने लिया और कुछ 1 किलोमीटर का एरिया हमने दे दिया ताकि हमारी बाउंड्री क्लियर रहे, हम दूसरे देश के साथ लड़े ना। जैसे अभी इंडिया और चाइना की बाउंड्री, आपको क्लियर तो है नहीं, अरे तो अनक्लियर तो है ना, ये तो समझो आप। इंडिया और चाइना की बाउंड्री क्लियर नहीं है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश की है, इंडिया और पाकिस्तान की है, ऐसे इंडिया और चाइना की नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तो पूरे तार बंद लगी हुई है ना, बहुत अच्छा, पूरा एकदम बढ़िया दीवार बना दी है, एक तरह से आप कह सकते हो कटीले तारों की। तो ऐसा चाइना के बॉर्डर के साथ नहीं है, तो पता ही नहीं चलता सैनिकों को कि कब चाइनीज बॉर्डर शुरू हो जाता है, कब इंडियन बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, कंफ्यूजन की स्थिति रहती है और टकराव की स्थिति बन जाती है। हमने कई बार कहा है चाइना को कि भैया आओ बैठो मेज पर और बॉर्डर डिसाइड कर लो, मगर उनके मन में तो चोर है ना, उनके मन में खोट है, तो वो बैठते नहीं कभी टेबल पर और हमारे एरिया को अनेक्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार मुंह तोड़ जवाब मिला है, तो शायद कोशिश ना करें जल्दी। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में क्या कहा? 1969 में उन्होंने कहा कि अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करते हैं, इंडिया बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करता है किसी दूसरे देश के साथ, तब उसको जरूरत नहीं है संविधान में संशोधन करने की। समझ गए आप? एक सिंपल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल करके उसको किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में सामान्य कानून पारित कराने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही फाइनल है। ठीक है, अभी इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी बाउंड्री डिस्प्यूट को क्लियर करने के लिए कुछ आदान प्रदान किया जमीन का। ठीक है, इसमें इंडिया ने 111 एनक्लेव यानी कि लगभग 111 हिस्से बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश ने 51 लगभग इंडिया को दिए। ठीक है, इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, जिससे हमारा शेड्यूल 1 जो है उसमें जो है कुछ संशोधन किया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए इसके बाद अब आगे करते हैं। आर्टिकल 4 मैंने जैसा कि आपको पहले भी बता दिया, इस आर्टिकल के अंदर यह लिखा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, अगर इनका इस्तेमाल हमारी पार्लियामेंट करती है तो उसके लिए नो सच लॉ एज ऑफर्ड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? उसके लिए संविधान संशोधन के आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, ये कहता है। समझ गए आप? ठीक है, तो आर्टिकल 2 और 3 की पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए
आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं। आर्टिकल 368 क्या पावर देता है हमारी संसद को, हमारे पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी समय संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकते हैं, है ना। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी थी, जिससे एक बेसिक नेचर डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बेसिक नेचर पर हमला होता है हमारे संविधान के, तब वो जो संविधान संशोधन है वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो संविधान संशोधन खारिज कर दिया जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए, ऐसे ही बहुत ही आसान भाषा में आपको संविधान समझा देंगे प्यार से, है ना। अगर पढ़ते रहिए, पढ़ाई सबसे जरूरी है। तो आर्टिकल 4 केवल ये कहता है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है किसी भी नए राज्य को ऐड करने के लिए, यानी कि आर्टिकल 2 और 3 जो अभी हमने पहले पढ़ा ना, फिर से मैं वही बोलूँगा, आपको वीडियो लंबी कर देते हो फिर। तो उन आर्टिकल 2 और 3 के अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए केवल एक सामान्य बहुमत से, जैसे कानून दूसरे पारित होते हैं वैसे ही पारित कराने की आवश्यकता है। लेकिन उसका प्रोसीजर आर्टिकल 3 वाला मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को कुछ भी बदलना है, नए स्टेट बनाना है या 2 स्टेट जोड़ने हैं, उसके लिए पहले पार्लियामेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है वो कंसर्न्ड स्टेट से सुझाव मांगेंगे और उसके बाद वहाँ से सुझाव आने के बाद उन सुझावों को माने या ना माने ये प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर है, मान भी सकते हैं, बाध्यकारी नहीं है राज्य के सुझाव। उसके बाद उसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, लेकिन पारित दोनों सदनों से होगा। उसके बाद उसको कानून माना जाएगा और इस तरह से राज्य की सीमाएं संशोधित हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। आज हमारे देश में 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा तो है नहीं। जब आर्टिकल 3 और 2 हमारे देश को दिया गया है, वो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोच करके ही दिया होगा कि आने वाला समय कभी भी एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है हमेशा। तो इसलिए उस बदलते समय में हमारे भारत का नक्शा भी धीरे धीरे बदलता ही रहा होगा। तो 1950 में, 1950 में जब हमारा संविधान बना, तो हमारे संविधान के पहले अधिसूची में, यानी कि शेड्यूल 1 में 4 राज्यों के समूह थे, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 राज्यों के समूह थे। पार्ट ए में 9 प्रोविंसेस थी। उस समय प्रोविंसेस कहा जाता था, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में क्या कहा जाता था राज्यों को, प्रोविंसेस। तो पार्ट ए में 9 प्रोविंसेस थी, ठीक है। पार्ट बी में 9 प्रोविंसेस थी, ठीक है। पार्ट ए में, अब आप कहोगे सर पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे डिसाइड किया कि पार्ट ए में कौन से होंगे, पार्ट बी में कौन से होंगे। पार्ट ए में गवर्नर वाली प्रोविंसेस थी जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर आती थी। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स की थी, ऐसी प्रिंसली स्टेट्स जहां पर लेजिस्लेचर था, ठीक है, जहां पर कोई विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा जैसी कोई व्यवस्था थी कानून बनाने के लिए। ऐसी सारी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो पार्ट बी में थी, जहां पर लेजिस्लेचर था। कई जगह कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसी थी ना कि वहां पर केवल वहां का शासक ही था, रूलर ही था, और वो जो कह दे वही कानून, है ना। तो कई स्टेट्स में, कई प्रिंसली स्टेट्स में लेजिस्लेचर की व्यवस्था थी। तो उन सारी प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट बी के तहत रखा गया। और जैसे हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में पूरी एक प्रधानमंत्री भी होता था, उनका मंत्री भी होते थे, मंत्री परिषद होते थे। तो इस तरह से रखा गया पार्ट बी में उनको, उन स्टेट्स को जहां पर लेजिस्लेचर था। पार्ट सी में ब्रिटिश इंडिया के उन प्रिंसली स्टेट्स को रखा गया जहां लेजिस्लेचर नहीं था, पहली, और दूसरी कमिश्नरेट को रखा गया। ब्रिटिश इंडिया की जो पॉलिटिकल ढांचा था वो इस तरह से था कि उन्होंने भारत में, आप 3 प्रमुख तरह से राज्य डिफाइन कर सकते हो। एक था प्रोविंसेस, है ना, जो गवर्नर के अधीन आती थी, है ना, वहां पर गवर्नर था। और 1935 के एक्ट से वहां बाय कैमरल लेजिस्लेचर था, यानी कि 2 सदनों वाला लेजिस्लेचर था कानून बनाने के लिए, 1935 के एक्ट से, ठीक है। 1919 में जो है या उससे पहले 1 सदन हुआ करता था। चलिए, तो गवर्नर वाले जितने भी स्टेट्स हो गए उनको क्या कहा गया, प्रोविंसेस।
कुछ प्रोविंसेस ऐसे थे जहां कमिश्नरेट था, ठीक है, वहां पर गवर्नर का ऑफिस नहीं था, वो कमिश्नरेट था। जैसे हम कह सकते हैं कि आज हमारे देश ने यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को डिफाइन कर रखा है ना। यूनियन टेरिटरीज में सीएम नहीं होता, 2 यूनियन टेरिटरीज में सीएम है बस, लेजिस्लेचर बाकी में नहीं है। वहां पर जो यूनियन की गवर्नमेंट है उसी के कानून चलते हैं, है ना। इसी तरह उस समय कमिश्नरेट होते थे जहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल है, जो सेंटर की काउंसिल है, उसके बनाए गए नियम चलते थे, ठीक है। तो वो कमिश्नरेट थे। तो कमिश्नरेट और ऐसे प्रिंसली स्टेट्स जो बाद में जुड़े जहां लेजिस्लेचर नहीं था, वो पार्ट सी में थे, और पार्ट डी में आइलैंड्स थे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। समझ गए आप लोग। तो 4 भागों में राज्य डिवाइडेड थे उस समय। कब? 1950 में, जब हमारा संविधान बना। 1950 में लागू हुआ था ना, 26 जनवरी 1950 में। उस समय 4 भागों में रखा गया राज्यों को। पार्ट ए में 9 राज्य थे, ये 9 के 9 प्रोविंसेस थी गवर्नर जनरल वाली, ठीक है। पार्ट बी में वो राज्य प्रिंसली स्टेट्स जहां पर लेजिस्लेचर की व्यवस्था थी, इसमें भी 9 राज्य थे, ठीक है। पार्ट सी में 10 थे, जिसमें कमिश्नरेट और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी जो बाद में ऐड हुई, और पार्ट डी में एक था अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। इस तरह से कुल 29 स्टेट्स थे उस समय, ठीक है, 29। चलिए अब आगे, ये एक मैप मैंने लगा रखा है, 1950 का ही मैप है ये। अब आप इसमें मार्क कर दूं मैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब। पंजाब और हरियाणा एक हुआ करता था, हरियाणा तो बाद में बना है, ठीक है। राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना, और ये गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करता था ये सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हैदराबाद, मैसूर, मद्रास प्रेसिडेंसी ये पूरी, ठीक है, जो आज आंध्र प्रदेश है, कुछ तमिलनाडु चला गया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये तो अभी के बने हुए हैं सारे स्टेट्स, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, और मणिपुर, ये सारे स्टेट्स थे, ठीक है। सिक्किम भी बाद में ऐड हुआ, 1950 में तो सिक्किम था नहीं। चलिए, ये सारे स्टेट्स उस समय थे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए, मेन स्टेट्स थे। चलिए, इसके बाद क्या हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो साउथ में, दक्षिण में बहुत ज़्यादा मांग उठी भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए, ठीक है, कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो सबसे पहले दिसंबर 1948 में ही, यानी कि 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले ये मांग उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग कर दिया जाए, क्योंकि हमारा देश बहुत विभिन्नताओं का देश है। ऐसे बहुत ही कम उदाहरण हैं, आपको मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था तो दो देश बनाए गए थे, एक पाकिस्तान और एक भारत, है ना। तो सारी दुनिया, जितने बुद्धिजीवी थे, वो ये कह रहे थे कि इंडिया विल कोलैप्स, इंडिया जो है वो ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, है ना, भाषाएं बहुत अलग हैं, ये लोग मिलकर रह ही नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान को कह रहे थे कि यहाँ एक ही धर्म है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो ये देश स्टेबल रहेगा। लेकिन उल्टा पास साबित कर दिया हमने सबको। पाकिस्तान तो स्टेबल नहीं रह पाया, लेकिन हम आज भी एक हैं और आगे भी एक ही रहेंगे। चाहे किसी राज्य में आप चले जाएं, जैसे ही आप भारत का नाम लेंगे, राष्ट्रगान लेंगे, तो सब आदर के साथ सम्मान करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। तो हमारे देश को बांधने के लिए इसके अलावा और कुछ शायद ही चाहिए, ठीक है। तो उस समय भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठी। भाषा के आधार पर राज्य बनाने की जब मांग उठी, तो सबसे पहले 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन कर दिया गया। वो कमीशन ये पता करती, जून 1948 में इसका गठन किया गया और दिसंबर 1948 में इसने अपने रिपोर्ट सौंप दी। इस कमीशन का काम ये था कि आप ये पता कीजिए कि क्या हम भाषाई आधार पर राज्य बना सकते हैं तो उनसे क्या फ़ायदे होंगे, और अगर बनाएंगे तो क्या नुकसान होंगे। एस.के. धर कमीशन ने भाषाई आधार पर बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया, मना कर दिया कि भाषाई आधार पर बिल्कुल भी नए राज्य नहीं बनने चाहिए। नए राज्यों को बनने का आधार लोगों की सुगमता और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस देखना चाहिए कि हमारे लिए अगर उसको प्रशासन करने में समस्या है, बहुत बड़ा राज्य है, तब नया राज्य अलग प्रशासन की व्यवस्था से बना देना चाहिए। लेकिन फिर भी मांग बहुत उठी, तो उसके बाद एक JVP कमेटी का गठन हुआ, ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू,
वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया था। तो इनके पहले लेटर देखिए, जवाहरलाल नेहरू का जे, वल्लभ भाई पटेल का वी और पट्टाभी सीतारमैया का पी। तो इसलिए इस कमेटी को जेवीपी कमेटी कहा गया। इस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि लैंग्वेज को हम बेस नहीं मान सकते इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन में हम लैंग्वेज को नहीं मान सकते। लेकिन कांग्रेस के ही एक पर्सन थे, ठीक है, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया भाषाई आधार पर राज्य बनाने के लिए तेलुगु लोगों के लिए, और 56 दिन की भूख हड़ताल की। और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो एजिटेशन हुआ उसको शांत करने के लिए एक तेलुगु भाषी राज्य बना दिया गया, समझ गए, जिसका नाम आंध्रा था। जिसका नाम क्या था? आंध्रा। ठीक है, अब जैसे ही ये राज्य आंध्रा बनाया गया, अभी मैं आपको राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूँ, आर्टिकल्स कंप्लीट हो गए। अगर आप वीडियो आर्टिकल्स के लिए देख रहे थे तो यहीं तक देखिए। ठीक है, इसके बाद तो मैं आपको कैसे स्टेट्स बनी उसके बाद ये क्लियर करूँगा, बस 5-10 मिनट की बात है। तो आंध्रा पहला राज्य बना। भारत को आज़ाद होने के बाद भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। जैसे ही एक राज्य बन गया आंध्र प्रदेश, वैसे ही पूरे देश में मांग उठने लगी कि हमें भी एक अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर और अपनी एथनिसिटी के आधार पर, है ना। होता है ना कि कुछ कोर्स पर जाते हैं आप तो थोड़ा रंग रूप में फ़र्क आ जाता है लोगों की, तो उसे एथनिसिटी कहते हैं, है ना। तो उसके आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम फजल अली कमीशन था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? फजल अली कमीशन था। फजल अली कमीशन अपॉइंट की गई 1953 में। 1953 में आंध्रा के बनने के बाद एक कमीशन बनाई गई। इस कमीशन के सामने सवाल यह था कि क्या भाषाई आधार पर हम राज्यों का गठन कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो क्या होगा? ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया कि यस, भाषाई आधार पर आप गठन तो कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। जो थ्योरी उस समय ये चल रही थी, 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, एक भाषा एक राज्य। इस थ्योरी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो इससे तो उन्होंने कहा बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। ठीक है, हमारे देश में तो कोस कोस पे भाषा और पानी दोनों बदल जाता है। ठीक है, तो ऐसे कोस कोस के राज्य बनाने लगेंगे तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इन्होंने 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फॉर्मूला जो है वो खारिज कर दिया। लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ, भाषाई आधार पर हम बना सकते हैं यदि इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हों। ये हमारे देश की स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी एंड सिक्योरिटी बढ़ाता हो। यदि हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे देश की जो राष्ट्रवाद है वो बढ़ता हो इससे, तब हम नए राज्यों का गठन भाषा के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हम फाइनेंशियली इकोनॉमिक, एक तो फाइनेंशियल, दूसरा इकोनॉमिक और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए भी नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। अब जो आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य है, मान लेते हैं किसी राज्य के 2 हिस्से ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कोई हिस्सा ज़्यादा आगे है और कोई हिस्सा ज़्यादा पीछे है। तो आर्थिक रूप से जो आगे हिस्सा है हो सकता है वहीं पर सारा बजट लग रहा हो राज्य का, जो पिछड़ा हिस्सा है उस पर ना लग रहा हो, ना ज़्यादा राज्य ध्यान दे रहा हो। तो इससे क्या है, समस्या पैदा हो जाएगी। पिछड़ा हमेशा पिछड़ा ही रह जाएगा और अगड़ा जो क्षेत्र है वो आगे चलता जाएगा। तो इसलिए हम इकोनॉमिक आधार पर भी राज्य बना सकते हैं। पिछड़े क्षेत्र को एक अलग राज्य बना करके उसको और सहायता दी जाए, वहाँ पर और ज़्यादा फंड खर्च किया जाए, जिससे पिछड़ा राज्य भी मेहनत करके आगे बढ़ सके। ठीक है, वहाँ के लोगों का भी विकास हो। तो इन प्रोसेस पर और प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों के वेलफेयर के लिए भी नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। इनकी रिकमेंडेशंस थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि लगभग 16 स्टेट्स, ठीक है, हाँ 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी बना देनी चाहिए। इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने चाहिए। और जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है
राज्यों का पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी, इन पार्ट्स को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, ए बी सी डी का क्लासिफिकेशन हमें ख़त्म कर देना चाहिए, इससे कन्फ्यूजन जनरेट होता है। हमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना देने चाहिए। ये इनकी रिकमेंडेशन थी, ये मत मान लेना कि 16 राज्य बन गए। उसके बाद इनकी काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर ली गई और 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। अभी पीछे मैंने शायद वो 1960 वाले को 7वां बोल दिया था, है ना, वो 7वां नहीं था। ठीक है, जिसमें बेरूबारी यूनियन को ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, वो बाय मिस्टेक मैंने वहाँ 7वां बोल दिया था। 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया और इसके तहत 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 1956 में। 1953 में गठन हुआ था इस कमीशन का। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया ABCD वाला। समझ गए आप बात? ABCD वाला क्लासिफिकेशन खत्म कर दिया गया, 14 राज्य बनाए गए। 14 राज्य, ये मैप है। ठीक है, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बॉम्बे और गुजरात एक ही था ना उस समय। इस तरह मध्य प्रदेश के आसपास कहीं छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट्स नहीं थे उस समय, ना उत्तराखंड था। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तो अभी बना है ना यहाँ से काट करके, वो भी नहीं था। मैसूर, मद्रास, केरला बना दिया गया कुछ स्टेट्स को, और गोवा, ये उस समय पुर्तगाल के अंडर में था। ठीक है, तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ, ये तो मैंने मैप से बता दिया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 14 राज्य बनाए गए। अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और मणिपुर एंड त्रिपुरा, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, सिक्किम भी उस समय भारत का हिस्सा नहीं था। कब? 1953 में। ठीक है, इसके बाद तो बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, राज्यों को डिवाइड किया गया। जैसे महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट बना दिए गए, बॉम्बे को डिवाइड करके। गुजरात, जो गुजराती बोलते थे उस हिस्से को गुजरात बना दिया गया और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र दे दिया गया, है ना। इसके बाद गोवा मिल गया 1961 में, है ना, पुर्तगीज़ से आज़ाद करा लिया। गोवा एक स्टेट, पहले का इसको क्या बनाया गया, गोवा को सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड यानी कि यूनियन टेरिटरी। उसके बाद धीरे धीरे इसको एक स्टेट का दर्जा दे दिया गया 1987 में। ठीक है, इसी तरह नागालैंड को स्टेट बनाया गया 1963 में। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश स्टेट बना दिए गए। हिमाचल प्रदेश क्या था पहले? केंद्र शासित प्रदेश था। हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट का दर्जा दे दिया, है ना, पंजाब से कुछ एरिया लेकर के, और हरियाणा एक अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, जो हिंदी भाषी थे उनके लिए हरियाणा दे दिया गया और जो पंजाबी बोलते थे उनके लिए पंजाब दे दिया गया। इसी तरह मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बनाया गया। सिक्किम, उसके बाद 1974 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। ठीक है, फिर सिक्किम को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया 1975 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में राज्य का दर्जा गोवा को मिला। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को भी राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम क्या था पहले? केंद्र शासित प्रदेश था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बनाए गए। 2014 में तेलंगाना बना। ठीक है, इसी तरह नाम में भी कई बार परिवर्तन हुआ। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है वो उत्तर प्रदेश कर दिया गया 1950 में। ठीक है, 1969 में मद्रास का तमिलनाडु कर दिया गया। 1973 में मैसूर को कर्नाटका कर दिया गया। 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बोलने जाने लगा। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हुए। उत्तरांचल को उत्तराखंड 2006 में कर दिया गया, है ना। पौंडीचेरी को 2011 में पुडुचेरी, उड़ीसा को उड़ीसा, है ना, उसमें OR लगता था इंग्लिश में लिखने पर और बाद में OD लगने लगा। ठीक है, और उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। तो ये सारे जो हैं संशोधन थे। और अभी क्या है, 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन लिया गया, है ना। ये भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि राज्य जो हैं
वो किसी भी समय केंद्र जो है वो उनको परिवर्तित कर सकता है। तो राज्य का दर्जा ले लिया गया जम्मू कश्मीर से और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। ठीक है, एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया और एक लद्दाख में कारगिल जिला भी जोड़ दिया गया, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया इज इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। समझ गए आप लोग। तो चलिए, ये जो लेक्चर था, हमारी वीडियो थी, ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक, ठीक है, जो जो हमारे राज्य बने हैं, किस तरह से राज्य बने हैं, किस किस आर्टिकल से। आर्टिकल 1 भारत का नाम और इसकी टेरिटरी को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 2 नए जोड़े हुए राज्यों को भारत में मिलाने के लिए प्रावधान देता है। आर्टिकल 3 राज्यों की बाउंड्रीज को अल्टर करने, उनको बढ़ाने, घटाने या नए राज्य का गठन या पुराने राज्य को खत्म करने का सारा अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 3 देता है। और आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 368 के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं है। और आर्टिकल 3 में ही नियम भी दिया गया है किस तरह से नए राज्य का गठन किया जाता है। समझ गए। इस पर कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जब अमित शाह जी ने राज्य का दर्जा छीना था। किससे? जम्मू और कश्मीर से, है ना। अभी रिवाइज कर लेते हैं। जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा छीना था तो कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि वहाँ तो संविधान सभा थी ना, जब वहाँ राज्य था तो संविधान सभा थी, विधानसभा थी, संविधान सभा कह रहे विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये प्रावधान है हमारी संविधान में कि जब किसी राज्य का बाउंड्री बदली जाएगी या उसके गठन को ख़त्म किया जाएगा तब उससे पहले वहाँ की विधानसभा से क्या लेनी पड़ेगी? वहाँ की विधानसभा से सुझाव लेने पड़ेंगे। प्रेसिडेंट से वहाँ की विधानसभा के लिए भेजा जाएगा। लेकिन इसका उत्तर अमित शाह जी ने ये दिया कि वहाँ पर इस समय गवर्नर का शासन चल रहा है और गवर्नर से हमने परमिशन ले ली, तो हमें असेंबली से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ गए। ये सारी डिटेल थी। तो शायद आपने झेल लिया हो 1 घंटा हो गया इतनी सी बात को, लेकिन बहुत ही डिटेल से मैंने आपको समझाया है। शायद ही कोई पॉइंट छोड़ा हो। तो अगर पसंद आए लाइक कर देना, और अगर आपको लगे कि आपके दूसरे साथियों के लिए भी ये मददगार हो सकता है, इसके बाद आपको शायद ही बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़े, तो आप इसे शेयर भी कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले तो अच्छी बात है। ऐसी ही वीडियो हम लाते रहेंगे, संविधान पूरा कवर करेंगे, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए, मेहनत करते रहिए। जो सपना देखा है उसको साकार करने के लिए मेहनत के अलावा कोई और चाबी नहीं है। वो ताला है ना जो किस्मत का आप खोलना चाह रहे हैं, किस्मत तो वैसे कुछ होती नहीं, हार्डवर्क ही सारा कुछ होता है। लेकिन जिस ताले को आप खोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो ताला आपकी मेहनत से ही खुलेगा। यदि अब तक नहीं खुला है तो कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ मिस कर रहे हैं, उस पर भी ध्यान दें। जो चीज़ आपको आती है उसको अच्छी तरह करें, और जो नहीं आती, जिसमें आपको समस्या है, उसको और अच्छी तरह से करें, है ना। चलिए, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।